अब जरा देखो वॉइस आने लगी क्या? अब देखो जरा वॉइस आने लगी क्या बच्चे? राधे राधे सभी लोगों को एक बार राधे राधे। देखो एक बार कमेंट करके बताओ क्या मेरी वॉइस आ रही है? सर जी वॉइस कोई कौन ही आवे? अरे आ गई होगी, देखो जरा, देखा कितनी शानदार राजस्थानी बोलते हैं छोरे। वॉइस कौन ही आवे? अरे आएगी बच्चे, आएगी, देखो बिल्कुल आएगी, आ गई आ गई आ गई आ गई। ठीक है ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। और पहला ही प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रश्न लिखा हुआ है बच्चे, प्रश्न लिखा हुआ है, जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्द का प्रांजल रूप क्या होगा? आपको बताना है इनमें से प्रांजल रूप क्या होता है, यानी इसका सरल या स्पष्ट रूप क्या होगा आपको बताना है। यानी इसका सरल या स्पष्ट रूप बताना है क्या होगा। स्पष्ट रूप कह सकते हो, प्रांजल का मतलब होता है, या इसका बोल सकते हो कि शुद्ध रूप हो सकता है। तो शुद्ध रूप आपको बताना है कि इनमें से इस शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। बताइएगा कौन सा आंसर इसका सही लगा सकते हैं हम लोग, है ना। तो बिल्कुल आंसर जो है बच्चे इसमें विभत्स लगाना है। बिल्कुल सही जवाब है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी को 1949 ईस्वी में किस तिथि को राजभाषा का स्थान दिया गया था? कौन बताएगा? किस तिथि को हिंदी को हम राज्य भाषा घोषित करवा दिए थे, कौन बताएगा? किस तिथि को हम हिंदी की राज्य भाषा घोषित करवा दिए थे? अच्छा जी 14 को करवा चुके थे। ठीक है, 14 सितंबर। इसका मतलब है तो इसी दिन हम हिंदी दिवस भी मनाते होंगे। इसी दिन हम क्या मनाते होंगे? हिंदी दिवस भी मनाते होंगे। तो याद रखना 14 सितंबर को ही क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस भी मनाते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए प्रश्न आ गया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो क्या बताओगे? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तब आंसर क्या होगा बताओ जरा। तब आंसर क्या लगाओगे? 10 जनवरी। तब क्या लगाओगे? 10 जनवरी लगाओगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न बताइएगा। लिखा हुआ है शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग करके लिखने को क्या कहा जाता है? शब्दों में प्रयुक्त वर्ण जो होते हैं, जैसे मान के चलो यहां मैंने शब्द लिख दिया, जैसे संग्राम लिखा हुआ है ना, मान लो, या लिखा हुआ है सन्यासी लिखा हुआ है, या संग्राम लिखा हुआ है, यही मान लो संग्राम लिखा है ना, ये संग्राम लिखा है। या मान के चलो आपका एक आध कोई नाम लिख देता हूं, कौन का नाम लिख दूं इसमें? अंकिता है, अंकिता का ही नाम लिख देता हूं। मान के चलो मैंने अंकिता लिख दिया। अब आपसे कहा जाए कि ये शब्द है और इसका क्या करना है, आपको वर्ण विच्छेद करना है। किस प्रकार करेंगे? अब मान के चलिए यहाँ पर वर्ण विच्छेद करना है, इसको क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो आंसर लगाइए वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद करते कैसे? जैसे आ लिखा है तो आप ही लगाए ही, तो आ वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ के बाद क्या लिखना है आपको? अंकिता लिखा है ना, अंकिता, तो आ के बाद क्या आएगा? का। उसके बाद आप ई लगाओ, उसके बाद आप ता लगाओ, और उसके बाद आप बड़ा आ लगाओ। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसी प्रकार से देखें। अब अगला प्रश्न देखिएगा। जब दो व्यंजन परस्पर में मिलते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चे, इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही उम्दा प्रश्न है, तो जवाब दीजिएगा कि जब दो व्यंजन परस्पर मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? बताइए जरा। जब दो व्यंजन परस्पर मिलते हैं, दो व्यंजनों की बात कर रहा हूं। देखो अब याद रखना, दो व्यंजन इसमें भी लेकिन परस्पर मिलते हैं, लेकिन इसमें गलती कर दी है इन्होंने गलती ये कर दी है इस क्वेश्चन में कि जब दो एक समान व्यंजन, जब दो व्यंजन परस्पर मिलते हैं, इसका मतलब है यहां होना चाहिए था जब दो व्यंजन, या जब दो एक समान व्यंजन। अगर इसमें एक समान नहीं लिखा होगा, अगर इसमें एक समान नहीं लिखा होगा, तब तक हम इसका आंसर द्वितीय नहीं लगा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसको फिर हम एक ही चीज बोल सकते हैं, संयुक्ताक्षर। तो ऑप्शन बी लगा देना, इसका ऑप्शन बी लगा देना। हालांकि ये प्रश्न गलत है, इसका आंसर क्या होना चाहिए था? द्वितीय व्यंजन होना चाहिए था। मैंने द्वितीय व्यंजन के लिए दिया था ये प्रश्न, और इसके अंदर क्या लिखना चाहिए था? जब दो एक समान व्यंजन परस्पर मिलते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखना ये प्रश्न का जो आंसर है वो द्वितीय व्यंजन ही होना चाहिए, लेकिन अगर इस प्रकार से दिया है तो इसका आंसर क्या होगा? संयुक्ताक्षर। ठीक है, हालांकि यहां पर ध्यान से देखना बच्चे, प्रश्न क्या लिखा हो कि जब दो एक समान, क्या लिखा हो यहां, मैं काले में लिख दूं शायद दिख जाए आपको। जब दो एक समान, ये लिखना पड़ेगा यहां। ठीक है, फिर लिखना पड़ेगा जब दो एक समान व्यंजन परस्पर मिलते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तब बच्चे वो क्या कहलाते हैं? द्वित्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वित्व कहलाते हैं। जैसे मान के चलो दिल्ली लिखा हो, ठीक है, दिल्ली लिखा हो, या लिखा हो मक्का,
मक्का लिखा हो, है ना, या लिखा हो बच्चे बच्चा लिखा हो, ठीक है, या लिखा हो उज्जवल। तो यहां आप देख सकते हैं कि दो वर्ण एक साथ आए हैं। देखो इसमें ला आया है, इसमें चा आया है, इसमें का आया है। तो इस प्रकार से हम साफ साफ देख सकते हैं। तो यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर एक समान नहीं दिया है तो आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा, फिर संयुक्ताक्षर लगाना पड़ेगा। क्लियर है। पांचवा प्रश्न बताइएगा, लिखा है चा वर्ग में कितने वर्ण होते हैं। चा वर्ग में कितने वर्ण होते हैं। अच्छा बोनस दे दें कुल्फी जी, बिल्कुल दे देते हैं, चलो ठीक है दे देते हैं, है ना। अब ये बताओ बच्चा, चा वर्ग में कितने वर्ण होते हैं। देखिए चा वर्ग क्या, आप याद रखना स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन होते हैं, और स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। और ये जो 25 होते हैं ये वर्ण होते हैं, और ये कितने वर्गों में विभाजित होते हैं, 5 वर्ग में विभाजित होते हैं। तो कितने वर्ग, 5 वर्ग में कितने वर्ण विभाजित होते हैं, 5। तो पचम 25, अगर भाग दोगे तो कितने आए, 5 आए। इसका मतलब है प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होंगे, प्रत्येक वर्ग में बच्चे कितने वर्ण होंगे, इसका मतलब 5 होंगे। तो 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, ठीक है। अब वर्ग कौन कौन से हैं, अब मैं लिख देता हूं, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, का चा, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। ये 5 वर्ग हैं। और प्रत्येक वर्ग में कितने होंगे, वही तो पूछा है। चा वर्ग में कितने वर्ण होते हैं। तो चा वर्ग में कितने वर्ण होंगे बच्चे, 5 होंगे ना। तो आंसर क्या लगा देगा, सी लगा देगा। कौन कौन से होंगे तो देख लीजिएगा। चा के अंदर चा पहला ही वर्ण चा होगा, चा छा जा झा और या, ये 5 वर्ण होते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा ये 5 वर्ण है कि नहीं, एक बार गिन के बता दीजिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा 5, रसगुल्ला। अच्छा अब आपका अगला प्रश्न है, लिखा है ओम को किस स्वर का उदाहरण माना जाता है। देखिए स्वर आपने पढ़े ही है, अगर स्वर नहीं पढ़े, मैंने पढ़ाया है हालांकि, लेकिन नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है। अगर स्वरों की बात करें और स्वरों की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले प्रकार के जो स्वर होते हैं उनको बोला जाता है ह्रस्व या मूल स्वर। इसके बाद जो दूसरे प्रकार के स्वर होते हैं उनको बोला जाता है बच्चे दीर्घ स्वर। और तीसरे प्रकार के जो स्वर होते हैं उनको बोला जाता है प्लुत स्वर। इनको प्लुत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में बच्चे बहुत अधिक समय लगता है, और सिंबल इस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के 2 सिंबल आते हैं इस स्वर की पहचान के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखो ओम लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। और इसकी पहचान क्या है, देखो ध्यान से, पहचान क्या है कि बीच में एक सिंबल दिया है। ये सिंबल किसका है बच्चे, प्लुत स्वर का है। इसका मतलब है कि ओम शब्द में किस प्रकार का उदाहरण माना जाता है, तो इसको प्लुत स्वर का उदाहरण माना जाता है। किसका उदाहरण माना जाता है, इसको प्लुत स्वर का उदाहरण माना जाता है। अच्छा इसकी जगह कुछ और लिखा होता तो क्या लिखा होता, जैसे लिखा होता राधे, तो देखो इस प्रकार से बना होता। अगर लिखा होता राम तो राम इस प्रकार से लिखा होता, ठीक है। अगर लिखा होता कोई है, नाटक सुना है कभी, नाटक देखा है ये वाला नाटक आता था, तो इसमें शा को लंबा बोलने के लिए इसके साथ क्या लगाते थे, ये प्लुत स्वरों का ही प्रयोग करते थे। ये इसकी निशानी होती है। यानी हम ओम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगा, आशा है कि क्लियर हो गया होगा। 5 नहीं लिखा है, ये सिंबल होता है ऐसे करके, उल्टा उल्टा होता है, उल्टा एस मान लो या उल्टा 2 मान लो, तो उस प्रकार से एक सिंबल होता है। आप तो ऐसे लिख लिया करो। 5 नहीं लिखा है, ऐसे करके उल्टा सिंबल होता है, उसको प्लुत बोलते हैं। ये सिंबल प्लुत का है ना। अब चलिए, अब आपने बताना है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ला के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। ला, देखिए ला प्रयत्न के आधार पर जो है वो पार्श्विक कहलाती है। आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते तो आज से जानने लगी कि इसको पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। आप अच्छा इसको बोलने में प्रयत्न लगता है, इसको प्रयत्नशील ध्वनि भी कहते हैं, प्रयत्नशील ध्वनि भी है। और इसका उच्चारण वर्त से होता है, और वर्त का मतलब होता है बच्चे दांतों का मसूड़े या दांतों की जड़। दांतों की जो जड़ होती है ना, ऊपर वाले दांतों की जड़, उसको बोलते हैं वर्त्स्य। तो इसको क्या कहते हैं, वर्त्स्य कहा जाता है। और वर्त्स्य के लिए आप याद रखना है, इसको तो वर्त्स ध्वनि भी बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, ये भी याद रखना और ये भी याद रखना है ना। और इसका उच्चारण कहां से होता है, तो दांत या दांतों की जड़ों से या वर्त्स से होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पार्श्विक ध्वनि हो जाएगी। अच्छा उत्क्षिप्त की बात करेंगे तो उत्क्षिप्त व्यंजन आप जानते हो कौन से होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, रा और हाँ, इस प्रकार के, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अगर हम बात करें प्रकंपित स्वर की, तो प्रकंपित को लुंठित भी कहते हैं,
और लुंठित भी कहते हैं, और ये जो वर्ण होता है वो होता है रा, ठीक है, तो रा को कहते हैं, है ना। अब बात करें संघर्षशील ध्वनियां कौन सी हैं, संघर्षशील ध्वनियां होती हैं ये वाली शा, शा, शा और हा। इन 4 ध्वनियों को क्या कहा गया है, हिंदी की संघर्षशील ध्वनियां कहा गया है ना। तो मैंने सारी की सारी लिख दी हैं, आप एक बार कंफर्म कर लें, मोहर लगा दें कि ओके सर। गुरुजी अच्छा दूर हो जाऊं, थोड़ा दौड़ है जाओ, अच्छा साइड से हो जाऊं। अब एक छोटा सा तो बोर्ड है, उसमें भी गुरुजी भी इतने बड़े, अब कैसे समाएंगे सब लोग, है ना। लो बगल से हो गया मैं, है ना। क्लियर है सब, अब इतना ही बगल से हो सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। सुमन स्वामी कह रही हैं सर जी प्रणाम, बच्चे राधे राधे, खुश रहिएगा और आशा है कि आप जीवन में सभी खुशियाँ प्राप्त करें। अभी बादल गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आर्यन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बच्चे, और आर्यन खोकर भी, हाँ आपकी भी राम राम ले ली है मैंने, राधे राधे। और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी शानदार बच्चे हैं, वो सभी लोग आ जाएं। अमित कुमार जी बिल्कुल आंसर आपका आ रहा है, पार्श्विक ध्वनि कहलाती है ये। 8वें प्रश्न का जवाब देके दिखाई जरा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अमात्रिक कहलाता है। अमात्रिक क्या होता है आपको ये बताना है। अमात्रिक मतलब जिसकी मात्रा नहीं होती या जिस पे मात्रा नहीं होती। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें मात्रा लगी नहीं है, मात्रा लगी ही नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जरा बता के दिखाओ कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसपे मात्रा ही नहीं लगी है, एक भी मात्रा नहीं लगी है, बताओ। मात्रा नहीं लगी है, छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना। आंसर आ गया, अरे वाह अरे वाह, क्या बात है भाई। मैं तो आपकी मारवाड़ी चेक कर रहा था। अच्छा मारवाड़ी चेक कर रहे थे, ठीक है भाई, कर लो कर लो, आज नहीं तो कल। ललक बहुत है मेरे अंदर, मुझे सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। मुझे आप केवल 15 दिन देख लो और कतई घड़ी मारवाड़ी जो ले छू। मैंने भी मारवाड़ी सीखी ना, तो मेरा नाम भी भूपेंद्र नहीं, चिंता नहीं करो, मारवाड़ी तो मैंने सीखनी है। चलिए अब देखें अमात्रिक क्या कहलाता है बच्चे, मैं बताता हूं। जिसकी मात्रा नहीं होती ऐसा स्वर अमात्रिक कहलाता है। वो स्वर कौन सा है, छोटा आ। जिस शब्द में केवल छोटे आ का प्रयोग हुआ होगा और कोई नहीं, वही अमात्रिक शब्द होगा। तो अमात्रिक शब्द कौन सा हो जाएगा, कलर, कलरब। अच्छा कलरब लिखा हुआ है, अब मान के चलिए अगर इसके जहां लिखा होता, इसके जहां लिखा होता मचक, तब भी अमात्रिक सुख होता। अगर लिखा होता चटक, अगर लिखा होता मटक, तब भी होता, ठीक है। नट खट लिखा होता, नट खट लिखा होता, तब भी होता। झटपट लिखा होता, झटपट, तब भी होता। अगर सरपट लिखा होता तब भी होता, सरबत अगर ऐसे लिखा होता तब भी होता। तो कहने का तात्पर्य ये सारे के सारे अमात्रिक कहलाते हैं। अच्छा आ को और क्या क्या नामों से जानते हैं बच्चे, याद रखना। इसको शहीद भी बोलते हैं, हालांकि इसको लिखना नहीं है, आता नहीं है, ये केवल है ना आपको बेवकूफ बनाने के लिए लिखाया जाता है। मैं लिखा ही नहीं रहा हूँ उसको, जो आता है वही लिखो। इतना समय नहीं होता तुम्हारे पास, तुमको है ना एग्जाम क्वालिफाई कराना है, ये उद्देश्य हो मेरा। ये उद्देश्य नहीं है कि तुमको बेवकूफ बनाना है, तो जो आते हैं वही लिखो। अमात्रिक लिख लेना, इसको अमात्रिक स्वर कहते हैं, इसको अमात्रिक स्वर कहते हैं। इसको उदासीन स्वर कहते हैं, ये आ सकता है, उदासीन स्वर कहते हैं, ठीक है। और इसको विलुप्त स्वर कहते हैं, इसको विलुप्त स्वर कहते हैं। और इसको मूल स्वर भी कहते हैं, इसको मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, याद रखना, कोई मात्रा नहीं होती इसकी। छोटे आ पे कछू नहीं, बड़े आ को डंडा, सुना है ना। छोटे में कभी सुना हो अगर आपने जीवन में, अपने पुराने जीवन में याद करो दिन, जब हमारे मास्टर साहब हमको पढ़ाते थे तो बोलते थे बच्चों कहो, छोटे आ पे कछू नहीं, बड़े आ का डंडा। तो हम सब बोलते थे चिल्ला चिल्ला के। आज वो पल याद आते हैं तो लगता है एक वो जीवन था, एक वो पढ़ाई की शैली थी जिसमें हमारे लिए गुरु सब कुछ होता था। बहुत डरते थे हम अपने गुरु से और सारी चीज़ें सीखते भी थे, लेकिन वो अजीब सी एक धुन थी। मास्टर साहब भी लेकिन उतना ही पढ़ाते थे, आप ज़्यादा नॉलेज नहीं ले सकते थे। नॉलेज जो प्राप्त करने का जो समय आया है ना, वो जब आया जब मैं शहर आया, जब मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जब कंपटीशन की तैयारी करी, तब जो नॉलेज आई तो उस समय लगा कि हाँ पढ़ना चाहिए। वो ललक, एक भाव, एक सफलता का भाव जब मन में आया तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई जब हो जाती है, बहुत सारी पुस्तकें, तो पुस्तकें हमें बहुत ज्ञान देती हैं। पहले नंबर पर पुस्तक आती हैं, लेकिन याद रखना पुस्तक का ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान दोनों अंतर होते हैं। अगर मेरे से कोई पूछे कि बताओ पुस्तक का ज्ञान बड़ा है कि व्यावहारिक ज्ञान बड़ा है,
तो बच्चे पुस्तक जो है वो केवल और केवल म्यान होती है, तलवार नहीं। तलवार कौन सा ज्ञान होती है? व्यवहारिक ज्ञान होती है। एक अनपढ़ व्यक्ति अगर 100 करोड़ की कंपनी बना सकता है तो वो अपने नीचे अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे को नचा सकता है, उसको सर करते फिरेंगे। ये होता है व्यवहारिक ज्ञान। और किताबी ज्ञान क्या होता है? किताबी ज्ञान होता है बीटेक एमटेक करने के बाद टाई लगाकर जी सर करने वाले कौन होते हैं? वो होते हैं किताबी ज्ञान वाले। तो किताबी ज्ञान लेना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लेना चाहिए, लेकिन साथ साथ में व्यवहारिक ज्ञान का होना भी उतना ही आवश्यक है। जैसे मेरा शुरुआती जो ज्ञान था बच्चे वो किताबी ज्ञान था, और अब वर्तमान में जो मैं अपना ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं वो व्यवहारिक ज्ञान है, यानी दोनों ज्ञानों को लेने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, चलिए कौन सी किताब से पढ़े हैं बच्चे, कौन सी किताब से नहीं पढ़े हैं ये बताओ। मतलब मोस्टली जितनी भी किताबें होती हैं, बहुत सारी किताबें हैं जिनमें आपके कामता प्रसाद गुरु की है, आपके इनके अंदर आप अगर पढ़ें तो किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी व्याकरण ग्रंथ है, उनका भी बहुत अच्छा है। अगर आप इनसे बहुत अच्छे प्रभावित हैं और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एक शंकर जी हैं, उनका भी पढ़ सकते हो, है ना। इतिहास के लिए भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएँ हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ सकते हो, है ना। और हिंदी के बहुत से ऐसे अनुवाद हैं जो किए हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हिंदी का विशिष्ट अनुवाद है। वर्तमान में अगर हम नई श्रृंखला की बात करें तो आप एक मनोज मिश्रा जी हैं, उनकी बहुत अच्छी बुक आती है, आप उनको पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर है, राजस्थान के ही हैं और क्या सुंदर उनका पब्लिकेशन है, मिश्रा पब्लिकेशन, बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने उसमें, बहुत सुंदर, अति उत्तम। मतलब वो भी प्रेरित हैं और मैं भी प्रेरित हूँ बच्चे, ऐसा नहीं है। हम लोग राघव प्रकाश जी से बहुत प्रेरित हैं, वो बहुत ही अच्छी हिंदी को एक उन्होंने जिया है, एक काल जिया है उन्होंने हिंदी का। लेकिन बस यही है कि जब वो जिए तो उन्होंने पीछे कुछ नहीं देखा मुड़कर। मैंने देखा उनके हिंदी में जो डाउट्स हैं वो इतने खतरनाक तरीके से क्लियर हैं कि कोई भी आयोग उनको मानने को तैयार नहीं है। एक हमारे मित्र थे, वो पढ़ा रहे थे कि दिन दिन में जो है वो आप लगाओ द्वंद्व समास लगाओ, जबकि मैंने साफ साफ देखा है उसको, आयोग जो है उसको, चाहे आपकी राजस्थान की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, तीन राज्य उसको बच्चे किस में मानते हैं? अव्यय भाव में मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही है, दिन दिन। लेकिन एक इतना बड़ा टीचर जब उसको पढ़ाता है कि उसमें द्वंद्व समास है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप चलो ठीक है अपने हृदय विरादत चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कम से कम किसी का नुकसान तो मत कराओ। अगर एक बच्चा आपके एक क्वेश्चन की वजह से 2 अंक नहीं ला पाया और फेल हो गया, तो समझ सकते हैं उसके जीवन में शायद फिर वो पल आए कि वो परीक्षा दे पाए और फिर वो पल आए कि वो पास हो पाए। तो हमें है ना विद्यार्थी का एक एक पल सोचना चाहिए कि उसको कोई गलती ना हो जाए, बस वो एक बार ईश्वर करे अच्छे से परीक्षा दे और वो सफल हो जाए, उसके लिए जी जान लगानी पड़े तो लगा देना। मैं पता है कभी भी मुझसे कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है ना तो मैं माफ़ी मांग के उसको सही करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, मुझे पता है कि भविष्य में अगर वो उससे क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर है ना वो हार जाएगा, और अगर उसकी हार की जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी, मेरी होगी, क्योंकि उसने भरोसा किया मुझ पर। इसलिए मुझसे कभी ऐसा नहीं गलत नहीं हो सकता, प्रश्न गलत हो सकता है तो, लेकिन मैं ना भले ही आप मुझे कुछ भी मानो, लेकिन मैं माफ़ी मांगकर उसको सही कराऊंगा, माफ़ी मांग लूंगा कि बच्चे मुझसे गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, आप जैसा ही हूँ, आपका ही बड़ा भाई हूँ, तो गलतियाँ हो जाती हैं। अगर गलती हो जाए तो मैं माफ़ी मांगकर उसको सही कराऊंगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि चलो अरे जाने दो, हो गया तो हो गया, नहीं। मुझे पता है कि कहीं अगर आपने वो वीडियो देख लिया और मुझ पर भरोसा कर लिया तो आपका वो गलत हो जाएगा, तो ऐसी चीजें भी हमें करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर बच्चे। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? अंक प्रणाली और दशमलव प्रणाली की लिपि देन है। आपको पता है अंक प्रणाली और दशमलव प्रणाली, अंक प्रणाली और दशमलव प्रणाली जो है वो किस लिपि की देन है? ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, कुटिल लिपि और कलिंग लिपि। तो इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अंक प्रणाली और दशमलव प्रणाली जो दी है वो किसने दी है? हमारी ब्राह्मी लिपि ने दी है। तो आप इसका ऑप्शन जो है वो ए लगाएंगे। आप जो इसका ऑप्शन है वो क्या लगाएंगे साथियों? ए लगाएंगे। ठीक है, मेरी तो एक ही भावना रही है बच्चे कि साईं इतना दीजिए या मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। साधु का मतलब होता है मेहमान और यात्री। और कोयल जी भी आ गई हैं, और कोयल बेटा आंसर दे रही है ऑप्शन ए। ठीक है, अंक प्रणाली और दशमलव प्रणाली जो किसकी लिपि की देन है? वो हमारी ब्राह्मी लिपि की देन है। अगला प्रश्न लिखा है समस्त भारतीय लिपियों की जननी किसे कहा जाता है? तो बच्चे समस्त भारतीय लिपियों की जननी भी कौन सी है? हमारी ब्राह्मी लिपि है। इसी से सारी लिपियों का विकास हुआ है। इन्हीं से मूलतः 2 लिपि निकली थी बच्चे, एक तो निकली थी दक्षिणी ब्राह्मी, एक कौन सी निकली थी? दक्षिणी ब्राह्मी, और एक निकली थी बच्चे उत्तरी ब्राह्मी, है ना, उत्तरी ब्राह्मी। अब इन्हीं से बच्चे जो है ना, इन्हीं से सारी लिपियों का विकास हुआ है। उत्तरी ब्राह्मी से तो हमारी हो गई नागरी का विकास हुआ, और इधर शारदा का विकास हुआ, है ना। शारदा से पंजाबी निकली,
पंजाबी की जो लिपि है ना, गुरुमुखी लिपि, वो निकली। और हमारी नागरी से देवनागरी, सिंधी, गुजराती ये निकली। अच्छा, ऊपर से दक्षिण वालियों में क्या निकली? कन्नड़ की लिपि, कन्नड़ भाषा की लिपि, तमिल लिपि निकली, मलयालम निकली। ये कहाँ से निकली? ये दक्षिण से निकली। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मी लिपि से भारत की समस्त लिपियों का या उसको जननी माना जाता है, ब्राह्मी लिपि को। तो ब्राह्मी लिपि जो है भारत की सबसे प्राचीन लिपि है और भारत की अधिकांश या समस्त लिपियों की जो जननी है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। हम यह भी मानते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने 11वें प्रश्न पर। लिखा क्या है? पेट में ... हो जाना एक भयावह बीमारी है। पेट में वायु हो जाना, देखो वायु शब्द नहीं आता। पेट में पीड़ा हो जाना एक भयावह बीमारी। देखो पेट में पीड़ा हो जाना भयावह बीमारी नहीं है, ये केवल एक विकार होता है, तो विकार नहीं लगाएंगे, है ना। शूल कांटे होते नहीं पेट में। आंसर आपका जो शुद्ध ज्यादातर आएगा वो होना गैस। अगर गैस हो जाती है तो फिर बीमारी बन जाती है। तो पेट में गैस होना एक भयावह बीमारी है, तो आपका आंसर जो है बच्चे बी लगा देना, है ना। अब 12वां प्रश्न करके दिखाओ। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? देखो विकारी का मतलब क्या होता है बच्चे? जो बदल जाए, है ना। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव पड़ने से बदल जाते हों, उन्हें क्या कहते हैं बच्चे? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी कहते हैं या विकारी शब्द कहते हैं? विकारी कहते हैं। ठीक है, अब बच्चे याद रखना ये 4 प्रकार के होते हैं। अब आपसे पूछेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चे संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, ये विकारी शब्द होते हैं। जितने भी सर्वनाम शब्द हैं सब विकारी, जितने भी संज्ञा शब्द हैं सब विकारी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द क्या होते हैं? ये विकारी होते हैं। जैसे अच्छा, एक दूसरे भी होते हैं जिनको अविकारी कहते हैं, जो बदल नहीं सकते हैं। जैसे ये लिखे हैं, ये अविकारी हैं, इनको बदलोगे तो बदलेंगे नहीं। यहाँ शब्द है यहीं रहेगा, यहीं करोगे तो अलग हो जाएगा। यहाँ शब्द का प्रयोग है, आप लिंग वचन से करोगे ऐसा ही आएगा, इधर का शब्द वैसा ही आएगा, उधर भी शब्द वैसा ही आएगा। लेकिन हाथी को बदल सकते हो। जैसे लिंग से ही बदल दोगे, बहुत सारे होंगे तो हाथियों हो जाएंगे, और लिंग का क्या हो जाएगा? हथनी हो जाएगा, हथनी हो जाएगा। देखो बदल गया कि नहीं। लेकिन यहाँ को नहीं बदल सकते, इधर को नहीं बदल सकते। ये जो है वो कैसे हैं? ये कहलाते हैं विकारी, अविकारी शब्द। कैसे कहलाते हैं? अविकारी, या इनको ही हम कहते हैं अव्यय। अव्यय कभी सुना है? अव्यय पाठ होता है एक अव्यय। ये अव्यय यही वाले शब्द होते हैं जो बच्चे क्या होते हैं? बदलते नहीं हैं, इनको अव्यय कहते हैं। और जो बदल जाए उसको विकारी कहते हैं। तो हाथी क्या है? बदलने वाला शब्द है, क्योंकि हाथी संज्ञा है। हाथी शब्द क्या है? संज्ञा है, इसलिए बदल जाएगा। 13वां प्रश्न बताओ। अब आपको वर्तनी पहचाननी है। मैंने 5 वर्तनी दी हैं, फटाफट बता दो सही वर्तनी कौन सी है। ज्योत्सना कैसे लिखते हैं बताओ? ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? हाथी। अरे वाह, ये इमोजी आती कहां से हैं? मिल जाती हैं तुम्हें, हमें मिलती नहीं है, बताओ। भैरवलाल गुर्जर भी आ चुके हैं भाई, बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। लेकिन एक बात बताओ आप लोग, कोयल आंसर आपका सही है। कितने आप लोग पढ़ते हो और कितने प्यार से पढ़ते हो, लेकिन ये बताओ ईमानदारी से बताना, आप लोग जितने भी बच्चे हो, कसम है आपको कि आप सबने लाइक किया है क्या? मुझे अभी तक नहीं किया ना। कितने लोग पढ़ रहे हो, सब लोग आंसर लगाते हो, लेकिन लाइक किसी ने नहीं किया। एक भी, जितने भी लोग देख रहे हो ना, मुझे 2 लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो 2 लोग लाइक कर देंगे तो कम से कम दिल तो खुश हो जाएगा। और मैं इतना तो जानता हूँ कि बिल्कुल बहुत से अभी ऐसे लोग देख रहे हैं जिन्होंने लाइक ही नहीं किया है। पैसे लगते हैं आपके, बताओ। कोई बात नहीं, चलिए, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर समय मिल जाया करो तो कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए ज्योत्सना शब्द जो है वो, इसका जो आंसर है वो बेटा ऑप्शन डी सही है। देखो यहाँ पर आप याद रखना, जैसे आधा ता और सा पूरा है ना, ये नहीं आएगा। आपको क्या करना है, पूरी तरीके से देखो ध्यान से, ये आधा ता ही होना चाहिए और आधा सा होना चाहिए। और ये दोनों है ना बड़े ना के अंदर जुड़े होने चाहिए, बड़े ना के अंदर जुड़े होने चाहिए, ये नियम कहता है। ये ज्योत्सना शुद्ध है। और ज्योत्सना का मतलब आप क्या जानते हो क्या होता है? ज्योत्सना का मतलब होता है चमक, उजियारी, चंद्रिका, चांदनी। तो चंद्रिका हो, चमक हो, उजियारी हो, उसको क्या बोलते हैं? ज्योत्सना बोलते हैं। ठीक है। अब देखो सन्यासी की वर्तनी पूछ ली, तो सन्यासी कैसे लिखते हैं बच्चे? देखो सन्यासी को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है देखो न्यासी जुड़ा हुआ होता है,
न्यासी तो इससे जुड़ा ही होता है, बस उसके अलावा जो होता है वो होता है सम धन न्यासी। तो ये माँ के स्थान पर आपको या तो आपको एक ना लगाना पड़ेगा और ये वाला माँ का ना हो गया, फिर न्यासी लिखना पड़ेगा। तो न्यासी कैसे लिखोगे? ऐसे। तो इस प्रकार से सन्यासी शुद्ध होता है। लेकिन श्याम सुंदर दास जी ने एक व्यवस्था दी है कि आप पंचमाक्षर के स्थान पर क्या कर सकते हो? अंकी बिंदी भी लगा सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं? इस माँ के स्थान पर अंकी बिंदी लगा देंगे और न्यासी वैसा का वैसा लिख देंगे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दो कंडीशन है सन्यासी को शुद्ध लिखने की, दो कंडीशन है सन्यासी को शुद्ध लिखने की। ये वाली कंडीशन कहीं दी है क्या? नहीं दी, कोई बात नहीं। ये वाली कंडीशन दी है क्या? आप कहेंगे गुरुजी दी है, तो आंसर लगा दो, क्या दिक्कत है? आंसर लगा दो। दो ही कंडीशन है और दोनों एक साथ नहीं आते। बी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता बेटा, दो ना आने चाहिए या एक अंकी बिंदी और एक ना आना चाहिए। यहां पर देखो अंकी बिंदी नहीं है, न्यासी तो वैसा का वैसा लिखा है। ये सम में जो माँ है इसका कहां गया? इसके लिए अंकी बिंदी आपको लगानी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। एक सही है, बाकी गलत है। तो वर्तनी बतानी है, इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध बताओ, शुद्ध कौन सी है इनमें से? एक गलत है। देखो कवित्री आप जानते हो ऐसे नहीं लिखा जाता, कवित्री का जो शुद्ध रूप है वो इस प्रकार लिखा जाता है। अच्छा, ये कौन कौन जानता है कि कवित्री ऐसे लिखा जाता है? कमेंट करो, कौन कौन जानता है कि कवित्री ऐसे लिखा जाता है? सन्यासी का विच्छेद बेटा किया तो है, ये देखो, ये देखो, ये रहा सन्यासी का विच्छेद दिख रहा है, सम धन न्यासी, सम धन न्यासी, ये है सन्यासी का विद्रोह मतलब विग्रह। यहां पर आप देखेंगे इस माँ का अनुस्वार हो गया ऊपर, इस माँ की जगह क्या आ गया? ये आ गया, और फिर न्यासी वैसा का वैसा लिख दिया। देखो कुछ भी नहीं किया है। तो प्रॉपर सन्यासी ऐसे आता है, ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चे कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ये गलत है। तदुपरांत ऐसे लिखा जाता है, तदुपरांत ऐसे लिखा जाता है, तो यह भी गलत है। ठीक है, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, जा पूरा आता है या आता ही नहीं है, तो ये गलत है। अंत्याक्षरी सही है, अंत्याक्षरी बिल्कुल सही है, ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए कर लेना। और कवित्री तो मैंने आपको भी लिखाया ही है, तो इसकी तो वर्तनी पहचान ही लोगे। अभी लिखाया है ना थोड़ी देर पहले, नीचे अभी तो लिखा था। इसकी शुद्ध वर्तनी आप लगा ही लोगे, इसको मुझे लगाना ही नहीं है। कौन सी होगी? अभी भी कंफ्यूजन है क्या? 16वें का आंसर सब लोग सही देना, वरना मारूंगा मैं, सच बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा आ रही है आप लोगों पे। पूजनी गलत लिखा है बच्चे, पूजनी होता है, पूजनी ऐसे लिखा जाता है, गलत लिखा है, आपने याद रखना। पूजनीय शुद्ध शब्द ये है, देखो ध्यान से, ये शुद्ध शब्द है। वो आप जो लिख रहे हो वो गलत है। आप जो लिख रहे हो ना प्यारे बच्चे, भैरव लाल गुर्जर जी, पूजनी जो लिख रहे हो वो गलत है। और मनीषा जो मीना लिख रही है कवित्री, वो भी गलत है। कवित्री वो भी गलत है बच्चे, याद रखना, कवित्री वो भी गलत है। कवित्री मैंने अभी अभी लिखाया है, ध्यान से देख लो, कवित्री अभी अभी लिखाया है। या पर छोटी की मात्रा आती है, या पर छोटी की मात्रा आती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चे, गलत लिख रहे हो। हाँ मनीषा मीना, हाँ अब सही लिखा है। तो पहले क्या हो गया था? झांसी की रानी भी आ गई है भैया। अब तो सुन लो, विदुषी बताओ, विदुषी लिख के दिखाओ कैसे लिखेंगे। विदुषी में क्या है? विदुषी लिख देंगे, विदुषी का तो पहला ही सही है, वे दू और शी इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये शुद्ध वर्तनी है, ये शुद्ध है, बाकी के असत्य हैं, ये वाले गलत हैं सारे के सारे। ऑप्शन ए लगाना पड़ेगा, ऑप्शन ए लगाना पड़ेगा। कवित्री किसने लिखा है? मनीषा मीना, हाँ अब सही है, अब सही है। और झांसी की रानी का भी आंसर देख लो, बी आ रहा है। कोयल जी का भी आंसर आ रहा है, सुमन का भी आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब देखिएगा जरा अगले प्रश्न को चलता हूं। 18वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। आपको ये बताना है उत्तर प्रदेश में जो चिन्ह लगा है ना, ब्राह्म चिन्ह, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्म चिन्ह लगा है। ब्राह्म चिन्ह का मतलब समझते हो? ब्राह्म चिन्ह का मतलब होता है वे चिन्ह जो वाक्य में शब्दों के अर्थ बोध कराने में सहायक होते हैं, है ना। ब्राह्म चिन्ह देखो उत्तर प्रदेश में कौन सा ब्राह्म चिन्ह लगा है बताओ। इस प्रकार का एक गोला लगा है, इस प्रकार का एक गोला लगा है। इस गोले को क्या कहते हैं बच्चे? इस गोले को कहा जाता है लाघव। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बच्चे लाघव चिन्ह कहा जाता है, याद रखना। इसको क्या कहा जाता है बाबू? लाघव चिन्ह कहा जाता है। देखिए अब यहाँ बड़ी सोच समझने वाली बात है। जैसे मध्य प्रदेश लिखा हो, जैसे मध्य प्रदेश लिखा हो, इसमें भी ये लगा है, लाघव चिन्ह नहीं हो गया। जैसे मान के चलो लिखा हुआ है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजस्थान, ठीक है, ये लिखा है सा उ मा वी सा। इसके अंदर जो गोला लगा है ना, ये नीचे वाला, इसको ही क्या कहते हैं बच्चे? इसको कहते हैं लाघव चिन्ह। समझ में आ गया किसे कहते हैं लाघव चिन्ह? अब भूलोगे तो नहीं बच्चे, बोलो भूलोगे तो नहीं, हाँ या ना बोलो फटाफट से। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी लगा दो, आंसर लगा दो डी। क्लियर है?
अब चलिएगा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, लिखा है किसी के द्वारा कही गई बात को जब उसी के शब्दों में उद्धृत किया जाता है तब किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी का द्वारा कहा गया कथन है बच्चा और उसको एज इट इज लिखा जाता है तो इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, कथन ऐसे 66 और इधर ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है। और इनको क्या कहा जाता है, इस प्रकार से वाक्य में लगे रहते हैं और इनको कहा जाता है बच्चे युगल उद्धरण चिन्ह। युगल उद्धरण चिन्ह कहा जाता है, चिन्ह कहा जाता है। देखो कहीं ऑप्शन में है क्या ऐसा, आपको पहला ही ऑप्शन मिल रहा होगा, पहला ही ऑप्शन मिल रहा होगा तो इसी को टिक कर देंगे। 19वें का ए आंसर हो जाएगा। अंकिता 19वें का ए आंसर आ रहा है। और मैं तो दुखी ही कौनी सर थाने, क्या हो गया, मैं तो दिखूं ही नहीं कौन था। अच्छा आप दिख नहीं रही हूँ, अरे दिख रही हो, आप कमेंट करोगे तभी तो दिखोगे बेटा। कोयल आपका ठीक है, आप आला घोषा, ये क्या है, आप कमेंट तो करोगे बच्चे, मैं देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा। सर आप थ्योरी नहीं पढ़ाते हो क्या, बच्चे थ्योरी है ना, मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि पढ़ाऊंगा। हालांकि ऐप पर बोला गया है मुझसे कि ऐप पर क्लास लो, तो ऐप पर क्लास ले रहा हूँ अभी राजस्थान की, तो क्यों ना आप ऐप पर भी आप जुड़ सकते हो आके, है ना। ऐप पर भी क्लास ले रहा हूँ, तो थ्योरी पढ़ना है तो आप ऐप पर जुड़िएगा और बहुत ही शानदार तरीके से। अगर मैंने यहाँ पे तो क्लास नहीं ली है, मेरी ऐप की क्लास आप चाहो तो देख सकते हो, है ना। अब कैसे देखोगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाता हूँ, देखो ऐप में दिखाता हूँ अगर होगी तो। ऐप पर मैंने डाली थी, पीडीएफ भी अपलोड करते हैं ना तो वहाँ से आ जाती है। वैसे मैंने पीडीएफ अपलोड की थी तो वहाँ से आ गई होगी। अरे यार देखो ये रही मेरी ऐप की क्लास, मैंने ऐसे पढ़ाया ऐप पर, देखो ये रही। अब ये कैसे देख पाओगे, इसको देख पाओगे क्या, ये देखो पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से जितनी भी थ्योरिकल है वो सारी चीज़ें मैं पढ़ा देता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सारी बहुत अच्छे से पढ़ा देता हूँ चीज़ें, बच्चों को समझ में आ रही होगी। राजस्थान के लोग भी पढ़ रहे हैं और आप सभी लोग भी आ सकते हैं। ये क्लास आपकी होती है डेली 12 बजे से, है ना। सर आप थ्योरी नोट नहीं पढ़ाते क्या, पढ़ाता हूँ, बिल्कुल पढ़ाता हूँ, पूरी तरीके से पढ़ाता हूँ, है ना। चल अब देखो पढ़ाता ही तो हूँ, पूरे दिन करता क्या हूँ यार, कहीं जाता हूँ नहीं, आराम से थोड़ा सा घर पे रहा और दिन में सुबह से शाम 12-13 घंटा यहीं रहता हूँ प्रॉपर, बस क्लास 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 ही लेता रहता हूँ। अब बताओ इतने में भी अगर आप लोग थोड़ा सा प्यार नहीं दो, सपोर्ट नहीं करो तो कैसा लगेगा मुझे, आप बताओ। अच्छा ये देखो यहाँ पर वही चिन्ह है, इनको क्या बोलते हैं, 2 लिखे हैं, बस उन्होंने कंप्यूटर टाइप कर नहीं पाया सही से, ऐसे लिखे हैं, ये मान लो इस प्रकार से लिखे जाते हैं तो वो सही से नहीं आया, ये लिखे हैं देखो ध्यान से, है ना। तो इनको क्या बोलेंगे हम, युगल उद्धरण बोलेंगे ना, क्लियर है। अब देखो स्वनिम क्या होती है, स्वनिम क्या होती है बच्चे, स्वनिम शब्द सुना है कभी, राजस्थान में बहुत पूछते हैं ये शब्द, स्वनिम शब्द सुना है क्या। यह भाषा की सबसे छोटी, याद रखना इसके लिए मैं, यह है भाषा की सबसे छोटी निरर्थक, निरर्थक का मतलब तो सब जानते होंगे, कौन नहीं जानता है, निरर्थक इकाई मानी जाती है। यह भाषा की सबसे छोटी निरर्थक इकाई मानी जाती है, ये ध्यान रख लेना। तो आप अच्छा, और आप जानते हो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ध्वनि। इसका मतलब ध्वनि को ही जो है वो लिखित रूप वर्ण होता है और इसी का अर्थ रूप में अगर अर्थ ग्रहण नहीं हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, हम स्वनिम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वनिम कहते हैं। तो ध्वनि को ही क्या कहा जाता है, स्वनिम कहा जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा बच्चे, आपका आंसर जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल। मंजू आप आंसर दे रहे हैं, अंकिता बिल्कुल आपका भी आंसर आ रहा है। सुमन सी नहीं होगा बच्चे, बी होगा। चलो 20 का तो सी है, सही है आपका। थोड़ा सा लेट डिलीवर हो रहे हैं क्या कमेंट, जल्दी जल्दी दो, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ 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 भाई सबके सही है। अब देखें भाषा शब्द किस धातु का है, आपको पता है कि भाषा शब्द जो है बच्चे किससे बना है, संस्कृत की भाष धातु से बना है, संस्कृत की भाष धातु से बना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बच्चे, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना, वाणी को
व्यक्त करना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या लिखा है? 23वां प्रश्न लिखा है बच्चे, विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा है? तो भाषा है, आप जानते हैं। तो भाषा के लिए 2 प्रश्न आगे हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा श्रीलंका के आधे भाग में बोली जाने वाली भाषाएं किस परिवार की हैं? तो आपको पता है द्रविड़ परिवार की हैं। ये तो हम बता चुके हैं आपको, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, शेर फुर्ती से उछलता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण बताना है इसमें आपको, क्रिया विशेषण बताना है बच्चे, कौन सा है? तो आइए देख लेते हैं एक बार, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? बच्चे 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, वो जो आपके सामने दिए हैं यही प्रकार होते हैं। अब क्रिया की अगर कोई स्टाइल बता रहा हो, उछलने की क्रिया की स्टाइल क्या है? फुर्ती, तो फुर्ती से उछलता है, धीरे धीरे चलता है। तो इस प्रकार की चीजें आती हैं ढंग बताने के लिए। क्या बताने के लिए? ढंग बताने के लिए। और ढंग को क्या कहते हैं संस्कृत में? रीति कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। स्थान बताएगा तो स्थान में आ जाएगा, नाप तोल वाली चीज बताएगा तो प्रमाण में आ जाएगा, कालवाचक का मतलब होता है समय बताएगा तो काल में आ जाएगा। अगर तरीका बताएगा चलने का, जैसे लगातार पढ़ रहा है, कोई ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो वो सब किस में आएंगे बच्चे? रीतिवाचक में आ जाएंगे। आंसर ए लगा देना। अंत तो गत्वा का संधि विच्छेद क्या होगा? यहां पर आप देखेंगे गत्वा मूल शब्द है, तो गत्वा लिख दिया, उसके बाद लगाओ प्लस, उसके बाद क्या आएगा बच्चे? प्लस आएगा। अब मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है, लिखा हुआ है अंततो। अंततो, देखो गत्वा अलग कर दिया तो क्या बचा? अंततो। लेकिन अब बताओ, अलग करने के बाद भी अगर ओ बच रहा है, अलग करने के बाद भी अगर ओ की मात्रा बच रही है, इसका मतलब कि ये जो ओ की मात्रा आई है वो किसके बदले आई होगी? विसर्ग के बदले आई होगी। तो ओ हटाने के लिए क्या करेंगे? विसर्ग लाएंगे। तो विसर्ग लाओ, ओ हटाने के लिए हम क्या ले आए? विसर्ग ले आए, ओ हट गया। अब क्या बचा है? अंततः, अंततः बचा और प्लस गत्वा बचा। यही आपका संधि विच्छेद है और विसर्ग संधि है। इसमें कौन सी संधि है बच्चे? विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। आंसर क्या होगा? अंततः धन गत्वा, अंततः धन गत्वा। आंसर ए हो जाएगा, विसर्ग संधि है बच्चे इसमें, यही आपका आंसर है। अब देखिए जरा 27वां प्रश्न क्या कह रहा है? लिखा हुआ है सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि में आपसे समास पूछ लिया है बच्चे। सप्तऋषि में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 ऋषियों का समूह। कितने ऋषियों का समूह बच्चे? 7 ऋषियों का जो समूह है, जो समूह है वो क्या कहलाएगा? सप्तऋषि कहलाएगा। तो कितनी संख्या आ गई? पहला पद क्या है बच्चे? पहला पद आप देख सकते हो कि संख्यावाचक है। पहला पद ही क्या है? संख्यावाचक है। और जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसको क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। तो ऑप्शन इसका क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। ऑप्शन इसका क्या लगा देंगे बाबू? सी लगा देंगे। तो बिल्कुल सबके सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं हम अपने 28वें प्रश्न पर। लिखा हुआ है नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम का मतलब क्या होता है बच्चे? नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल। अच्छा, उत्पलम, और उत्पलम किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। कमल की क्या विशेषता है? कि वो नीला है। कमल की क्या विशेषता है बाबू? कि वो नीला है। ये लो, तो गुलाबी हो गया बाबू, ये देखो नीला है, ऐसे है ना। बन गया। अब क्या लोगे? बस देखो ऐसा ही होता है कमल, और क्या है ना? ऐसा ही होता है कि नहीं होता? बताओ। थोड़ा बहुत आर्ट मुझे भी आता है। चल अब देखो नीला है, तो विशेषता क्या है कमल की? कि वो नीला है। और जहां विशेषता आती है वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जहां विशेषता का बोध हो बच्चे, वहां कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। यानी किसी वस्तु की विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए या तुलना कराई जाए, अगर तुलना कराई गई हो या विशेषता बताई गई हो तो कौन सा होगा? वहां कर्मधारय समास होता है। धनंजय में समास कौन सा है? देखो धनंजय का मतलब क्या होता है? धन को जय करने वाला, धन को जय करने वाला। और यहाँ धनंजय किसको बोलते हैं? अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं। तो बहुब्रीहि समास हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। धनंजय का जो अर्थ है वो क्या चला जाता है? दूसरे अर्थ में चला जाता है। तो आंसर क्या लगाना? बहुब्रीहि लगा देना, क्योंकि धनंजय किसको बोलते हैं बच्चे? अर्जुन को बोलते हैं। गधा का तत्सम, तो गधा का तत्सम पूछा जाए तो आराम से बता सकते हो। गधा हिंदी में बोलते हैं और तत्सम का मतलब होता है संस्कृत। तो संस्कृत में गधा को क्या बोलते थे? तो संस्कृत में गधा को बोलते थे गर्दभ। क्या बोलते थे? गर्दभ माने गधा होता था। अगला देख लो, ससुर के लिए संस्कृत में क्या शब्द था? ससुर।
अब तुम लोग मायके जाओ, ससुराल जाओगी तो वहां ससुर शब्द बोलती हो, ससुर जी, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी। अब ससुर जी जो लिखा हुआ है उसको वास्तविकता में संस्कृत में स्वसुर बोलते थे। क्या बोलते थे? स्वसुर जी। तो स्वसुर से धीरे धीरे हो गया ससुर, और ससुर से धीरे धीरे अब हो जाएगा ससुरा, ससुरा हो गया। ठीक है, तो देखो कितना अंतर आ गया। संस्कृत शब्द में कितना सुंदर लगता था, अभी भी ठीक लगता है, अभी तक भी बना रहे वो मेरे ससुर हैं, वो मेरे ससुर हैं। अभी हिंदी में भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर हिंदी बिगड़ी ना तो फिर पता नहीं सॉस ना रह जाए, कहीं बेचारा ससुर सॉस रह जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्वसुर हो जाएगा। यानी आधा सा वा में कहाँ लगा है? आधा सा लिखो, ये आधा सा है और वा में लगा हुआ है, इस प्रकार ही लगता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ना। आधा सा जो है ये वाला ऐसे ही लगता है, याद रखना जब भी आधा सा बनता है तो ऐसे बनता है, और उसमें नीचे वा लग गया ये पूरा, फिर लिखा सु और फिर लिखा रा। इस प्रकार से प्राचीन समय में लिखा जाता था। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। शासन के राजपत्र में जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे क्या कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चे, और राजस्थान की परीक्षाओं में इस प्रकार के एक प्रश्न अवश्य आते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। अब असुर कहोगे उसको, जीवन में याद रखना ससुर से अच्छा कोई ना होता। ससुर ही है बेचारा जो आपको सपोर्ट करेगा हमेशा, याद रखना। सास तो हो सकता है कि आपसे कहे कि पता नहीं कैसे रहती है, क्या पहनती है, क्या खाती है, लेकिन कम से कम एक ससुर ही है जो आपको बड़े प्रेम से रखेगा। देखें बिल्कुल सही बच्चे, शासन का राजपत्र होता है गजट, और गजट में प्रकाशित आने वाली जो चीज होती है वो क्या कहलाती है? नोटिफिकेशन कहलाती है, यानी अधिसूचना कहलाती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राजपत्र आप जानते हो गजट को कहते हैं। अनुस्मारक पत्र होता है एक पत्र को दिया गया होगा किसी को और उसका जवाब बहुत दिनों तक नहीं आया हो तो दूसरा पत्र भेजा जाता है स्मरण कराने के लिए कि भैया हमने जो पहला पत्र भेजा था उसका क्या हुआ, उसको कहा जाता है अनुस्मारक पत्र, है ना। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एहि काल, और अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। इसमें क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये दोहा है बिहारी जी का, ये बिहारी का है तो बिहारी जी दोहा लिखते हैं, इसलिए मैंने आपको क्या बता दिया, इसमें आंसर बता दिया बिहारी। लेकिन आप कैसे पहचानोगे? तो कुछ नहीं करना है, बेहद सरल है, गिनती गिनो, 1 2 3, बड़े है तो 2, छोटा है तो 1, छोटा है तो 2, छोटी की मात्रा लगी तो 1 1 1 1 1 और 1, बस एक ही एक है। अगर 13 हो रही हैं, अगर 13 हो रही हैं और इसके बाद वाली लाइन में कॉमा लगा है यहाँ, और कॉमा के बाद यदि 11 हो रही हैं तो कौन सा हो जाएगा? दोहा हो जाएगा, दोहा हो जाता है, यही नियम है। देखो 13 हो रही हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो रही है ना, 13, बस हो गया काम। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे। आपको आशा है कि बहुत मजा आया होगा आज की क्लास लेकर और अच्छा भी लगा होगा। और अच्छा लगा है तो बिल्कुल कमेंट करके जाइएगा कि क्लास कैसी लगी। मैं क्लास के कमेंट्स जो है वो घर पे जाके आराम से पढ़ता हूँ कि आप लोग कौन कौन लोग हैं जो इतने प्यारे कमेंट करते हैं और कौन कौन ऐसे छात्र हैं जो बिल्कुल अपने जीवन के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं और चाहते हैं कि सफलता उन्हें मिले। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से लाइक करके जाइएगा। मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, मिलता हूँ फिर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय बच्चा।